अलजेब्रा के जैसे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे वैसे ही क्वेश्चंस को आज भी लेके चलेंगे। The very first question, if f of x is equals to x square minus 5x plus 6 upon x minus 2, where x is not equals to 2, then f of 3। हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ सो जो आप रिवाइज कर सको। इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी जल्दी, थोड़ा आंसर फास्ट दिया करो सो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाए। ओके, जिसने आंसर देना था वो अब तक दे चुका है क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। द राइट आंसर इज 0। जो मैंने चीज बतानी थी वो ये है कि यहाँ पे आपको एक कंडीशन गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 रख दूंगी तो x की वैल्यू जैसे ही 2 रखी तो डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है उसका मतलब होता है कि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आपने भी देखा होगा 1/0 इज इंफिनिटी। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम इनफाइनाइट नंबर लिख देते हैं। इसीलिए जिस नंबर से डिनोमिनेटर 0 बन रहा होता है फंक्शन को उसके साथ जरूर लिखा जाता है कि ये नंबर आप नहीं ले सकते। तो f ऑफ 3 की वैल्यू मुझे बतानी थी। f ऑफ 3 मतलब x की वैल्यू 3 रखते जाओ। 3 3s are 9, it's 1. 9 plus 6, 15 minus 15, it's 0. So the right answer is 0. Next question. आपको सम बताना है, इसमें आपकी एक आइडेंटिटी भी यूज होगी। सम ऑफ 1 अपॉन x प्लस वाई एंड 1 अपॉन x माइनस वाई। 2y upon x square minus y square, 2x upon x square minus y square, 2x upon y square minus x square, or option D is minus 2y upon x square। सम करना है आपको 1 upon x plus y and 1 upon x minus y।
B. Good. So the answer is B. अब जिनका नहीं हुआ वो देख लो कैसे आएगा। जब भी आपको रेसिप्रोकल वाले नंबर्स को एडिशन में लेके जाना होता है, इनको ऐड करना होता है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले एलिमेंट्स का एलसीएम लेते हैं। जैसे ये दोनों नंबर डिफरेंट है, 2 and 3 आर डिस्टिंक्ट नंबर और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है। इसका एलसीएम क्या आता है मेरे पास? 6। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस वाई, x माइनस वाई में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एलसीएम ले लिया है तो x प्लस वाई पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे x माइनस वाई आएगा प्लस, और यहाँ पे x प्लस वाई आ गया। अब माइनस ऑफ y एंड प्लस ऑफ y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2x अपॉन x प्लस वाई, x माइनस वाई। अब आप लोगों ने ये आइडेंटिटी की है सबने, x प्लस वाई, x माइनस वाई किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिसको ये आइडेंटिटी नहीं आती वो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देख ले, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो ऑपोजिट साइंस के कारण कट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गई यहाँ तक? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट बनानी होगी आप लोगों को। "12 years hence, a man will be four times as he was 12 years ago. Then his present age is." इसकी ऑप्शंस नहीं दे रही, खुद से स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, क्या आपको अज्यूम करना है, लेके चलो। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिसको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया था एक बार देख लो। इसमें आपको सम करना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, कॉमन मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर आपको कुछ कॉमन ना मिले, आप दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लेते हो, तो मैंने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख दिया। अब इस नंबर को इस नंबर से जब डिवाइड करते हो बचता क्या है? x माइनस वाई, मैंने वो लिख दिया, प्लस अब x माइनस वाई से इस नंबर को डिवाइड किया तो बचा क्या? x प्लस वाई, वो लिख दिया। वाई वाई कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? ऊपर 2x और नीचे मैंने आइडेंटिटी लगा दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास इसका जो आंसर गिवन है दैट्स 20 इयर्स। चलो देखते हैं कैसे आएगा। 12 years hence, a man will be 4 times as he was 12 years ago. Then his present age is. तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम इस एज को कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलेंगे।
let his present age be x. अब हमारे पास दो कंडीशन है 12 years hence. 12 years hence का मतलब क्या होता है? 12 साल बाद. ठीक है, आफ्टर 12 years a man will be 4 times as he was 12 years ago. तो हमें इस प्रेजेंट एज से उसकी 12 साल पहले की एज और 12 साल बाद की एज दोनों लिखनी है, फिर उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लिखना है. तो 12 years ago उसकी एज कितनी होगी? x माइनस 12. अगर सपोज आप अभी 15 years के हो तो 12 years पहले आप 15 माइनस 12 3 years के थे. सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एज से 12 माइनस कर दिया तो उसके 12 साल पहले की एज आ जाएगी. आफ्टर 12 years उसकी एज कितनी हो जाएगी? ये दोनों के दोनों पैरामीटर हमें प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग देखने होते हैं. आफ्टर 12 year वो x प्लस 12, मतलब अगर आज वो 15 years का है तो आफ्टर 12 years वो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 12. ठीक है, दैट्स 27. अब मुझे क्या गिवन है? 12 years hence, मतलब 12 year hence जो उसकी एज है. A man will be 4 times as he was 12 years ago. मैंने उस स्टेटमेंट को लिख दिया कि 12 year hence a man will be 4 times as he was 12 years ago. तो इसको बस अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से. 12 प्लस 48 और ये x में इस साइड ले गई. ये तो सबको कैलकुलेशन आती होगी यहाँ से. x की वैल्यू कितनी आ गई? 60/3 20. तो x क्या थी मेरे पास? प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज कितनी आ गई उसकी? 12 years 20 years सॉरी. देखो 12 years आंसर नहीं आएगा. 12 तो उसके कम ज्यादा हो रहे हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या उसकी 0 बनाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. क्वेश्चन क्या था? एक आदमी है जिसकी आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. तो मैंने उस प्रेजेंट एज को क्या मान लिया? x मान लिया. जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको मैं x मान ले, हम x मान के चलते हैं. अब कंडीशन देखो. कंडीशन आपके पास दो है. 12 years hence इसका मतलब होता है 12 साल बाद. ठीक है, एंड एक कंडीशन आपके पास है 12 years ago, 12 साल पहले, बिफोर 12 years. तो मैंने दोनों कंडीशन लिख ली कि उसकी एज जो 12 years पहले वो कितनी होगी. अगर सपोज उसकी आज एज 15 है, आपकी एज 15 है, तो कोई आपसे पूछे कि आप 12 साल पहले कितने साल के थे, तो आप यही बोलते हो कि 12 साल इसमें से माइनस कर दो, मैं 3 साल का. वही मैंने प्रेजेंट में से 12 माइनस कर दिए तो उसके 12 साल पहले की एज आ गई. अब दूसरी कंडीशन आफ्टर 12 years, हेंस का मतलब होता है आफ्टर. ठीक है, तो आफ्टर 12 years उसकी एज कितनी होगी प्रेजेंट से? अगर आप अभी 15 के हो, आपसे कोई पूछे कि आप फ्यूचर में 12 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप बोलोगे 27 का. तो 27 कैसे बताओगे? क्योंकि आपने को पता है कि कितने साल बाद बतानी है, 12 years बाद बतानी है, और प्रेजेंट एज आपको पता है आपकी. तो x प्लस 12. अब मुझे ये रिलेशन लिखना होता है. रिलेशन क्या है? 12 years hence. तो 12 year hence वाली एज मैंने लिख दी.
a man will be 4 times as he was 12 years ago। तो ये किसके इक्वल है? उसने क्या बोला है? 12 साल बाद आदमी कितने साल का हो जाएगा अगर उसकी 12 साल पहले की एज का मैं 4 टाइम्स कर दूं। तो मैंने 12 साल पहले की एज का 4 टाइम किया तो मेरे पास उसकी 12 साल बाद की एज आ गई। तो x + 12 ऐसे ही लिख लिया। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया दैट्स 4x, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट्स 48, 48 को मैं इस साइड ले आई और x को मैं इस साइड ले ली। x वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने पे मेरे पास x की वैल्यू 20 आ गई। तो x क्या माना था मैंने? उसकी प्रेजेंट एज। इट मींस मेरे पास उसकी प्रेजेंट एज आ गई। ओके अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया था, एक्स वाई वाला जो हमने किया था, तो एक कुछ मिलता जुलता मतलब बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन है वो करो। 1 + x + 1 + y देन z की कितनी वैल्यू होगी? ऑप्शन अगर 1 + x 1/x + 1/y आपका 1/2z के इक्वल है तो z की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y आपको बताना है। संजना आपका आंसर गलत है, चेक करिए उसको एक बार दोबारा। नो शिवम, ए भी नहीं होगा इसका आंसर। देखो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/z की नहीं, ये चीज ध्यान में रखो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो पहले तो एक चीज देखो, आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये z के साथ वाला 2 भी तो कहीं ना कहीं आएगा, कहीं एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपकी शायद नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। 1/x + 1/y = 1/2z। तो मैं 1/2z को एज इट इज रख रही हूँ, इसको मैं इस साइड लिख लेती हूँ। मैं पहले ये वाली साइड सॉल्व करूंगी। तो 1/2z किसके इक्वल आगे जाएगा? x y, एलसीएम ले लिया, x y आ गया। ये क्या बन गया? y + x। तो मेरी 1/2z की वैल्यू ये आई। अब मैंने 1/z, 2 को मैं इस साइड ले गई, 2 को इस साइड लिया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी की पूरी टर्म के साथ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 टाइम्स x + y + x लिख लो चाहे x + y लिख लो, एक ही बात है।
मैंने ऐसे लिखा। अब ये 1/z की वैल्यू आ गई, तो z की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो इस साइड का भी रेसिप्रोकल होगा। सो इट्स एक्स वाई समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 2, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू -3। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। इसकी कितनी वैल्यू होगी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 0। गुड, द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 1 रखो, z की वैल्यू -3 रखो। सिमिलरली यहाँ पे x y z की वही वैल्यूज रखनी है और आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, मुझे किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था, मैंने उसको सोल्यूशन भेज दिया था, बट आई वांट के तुम सब उस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन इज if 47.2506 is equals to 4a plus 7 by b plus 2c, अभी तो तुम लोगों ने मेरे से 12,000 वाला क्वेश्चन पूछा था ना, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका 13 कैसे बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। काफी बच्चों ने कर भी लिया है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि जो 47.2506 है उसने आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। मींस देखो, अगर इसको थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करें, फर्स्ट नंबर आपका 4 था, इसने भी 4 इंटू ए दिया। फिर आपका 7 था, इसने 7/b दिया। फिर 2 था, 2 दिया इसने, 2 के साथ कुछ ना कुछ अल्फाबेट दिया है। 5, 0 को नहीं रिप्रेजेंट किया, 6। तो इसका मतलब इसी नंबर की इसने एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दी है। ठीक है, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास 47 है, तो इसको मैं 40 + 7 लिख सकती हूँ, प्लस 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0 को नहीं लिख रही। क्या इस चीज को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा? अगर मैं साइड पे करके देखूं तो देखो, इस पूरे के पूरे नंबर को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो यही नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब कंपैरिजन करेंगे कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है और जो मुझे गिवन रिप्रेजेंटेशन है उनमें क्या कंपेयर करके मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ रही है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टर्म 40 आनी चाहिए थी, और इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम टर्म क्या दी है, 4a। तो मैंने सॉल्व किया तो a की वैल्यू मेरे पास 40/4 दैट्स 10 आ गई। तो a की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, सिमिलरली मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड टर्म 7 होनी चाहिए थी, और ये बोल रहे हैं 7/b हो, तो b की वैल्यू मेरे पास 7/7 ये 1 आ गई। अब थर्ड टर्म मेरे पास 0.2 है, बट ये बोल रहे हैं 2c हो, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2/2 मैंने कट किया, इट्स 0.1। ठीक है, अब इसी तरह से मेरी थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है 0.05 और इनकी है 5/d। मैंने d के लिए इसको सॉल्व किया तो d मेरा 100 आ जाएगा, और अगर मैं e के लिए सॉल्व करूंगी तो e के लिए मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.001। तो मेनली देखो, मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसमें 5363 ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं। वैल्यू तो मुझे ए बी सी डी इन्हीं की फाइंड आउट करनी थी, वो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, ए बी सी डी एंड ई। अब इन वैल्यूज को इसमें रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं लक्ष्य, देखो मैं क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कर रही हूँ, आपका आंसर फिर भी गलत आ रहा है। 5a 3b 6c प्लस d प्लस 3e, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो 5 a की वैल्यू कितनी है 10, 3 b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू 0.1, d इज 100 and 3 is 0.001, 0001 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये 50
प्लस 3 प्लस 0.6 प्लस 100 प्लस 0.3। 100 प्लस 50 प्लस 3 153। उसके बाद पॉइंट के बाद मेरे पास 6 है और फिर ये पूरा नंबर। तो ये आंसर आ गया। इसको ऐड करोगे ये नंबर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो भी। जिसने भी ये पूछा था उसको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, देखो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपको इस नंबर की जो 47.2506 है, इसकी एक एक्सपेंशन दी हुई थी और आपने वो एक्सपेंशन देखा तो 4, जैसे फर्स्ट नंबर 4 है तो 4 के साथ अल्फाबेट दिया है, 7 के साथ अल्फाबेट दिया है, फिर 2 के साथ। तो आपने इससे एक ये अंदाजा लगा लिया कि इसी नंबर की एक्सपेंशन दी हुई है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग अपने नंबर की एक्सपेंशन लिख ली। ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, सपोज आपके पास नंबर है 120, आपके पास एक 120 नंबर है, कोई आपको बोले इसकी एक्सपेंशन लिखो, तो हम ऐसे लिखते होते हैं ना, पहले 100 वाली टर्म, फिर टेंस वाली टर्म, और लास्ट में तो मेरे पास 0 ही है। ठीक है। सपोज आपके पास होता 132, तो पहले 100 वाली लिखी जाती है फर्स्ट टर्म, और उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो जीरोस आ जाती हैं उसकी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब इनको ऐड करोगे तो आपके पास 132 बनेगा। तो सिमिलरली मैंने 47.2506 ये वाला जो नंबर था इसकी एक्सपेंशन लिख ली 40 प्लस 7। अब मैंने पॉइंट्स वाले नंबर की एक्सपेंशन लिखी, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास 0.2, उसके बाद सेकेंड नंबर अगर लिखना है फर्स्ट नंबर को छोड़ के तो 0.05। अब 6 को लिखना है तीनों नंबर छोड़ के, तीनों के नंबर की जगह 0 आ जाती है 6। तो बाय कंपैरिजन मेरे पास ABCDE वैल्यूज आ गई और उसको जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना था उसमें रख दिया। खुद से इस क्वेश्चन को एक बार करना तो क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे हुआ है। फिर भी ना समझ आए, आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बट आई वांट कि एक बार तुम खुद से उसको ट्राई करो, क्वेश्चन को नोट कर लो, खुद से उसको ट्राई करो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है जो इस क्वेश्चन को समझ गया। वही तो आपका आंसर सही है, बार बार टाइप मत करो। द आंसर इज 2। कैसे आएगा आप देखो, सपोज मेरे पास कुछ ऐसा लिखा होता, तो ये 3 से 3 तो कट हो जाता है ना, कैंसिल हो जाता है। कैसे कट होता है, अगर मैं इसी को ऐसे लेके चल रही हूँ तो ये 3 को मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो ये +3 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -1/x-2 -1/x-2 दिया हुआ है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे x बचेगा और राइट हैंड साइड पे 2 बचेगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
Okay, and the next question. If h of x is equals to x square minus 2, then the value of 1 by 2 times h 1 by 2. Option A, 0. Option B, 1. C, minus 7 by 8. And D is 7 by 8. देखो, वो दोनों नेगेटिव होंगे तभी ही कट होंगे, वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, वो देख, मैं उसको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। अगर आपके पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दिया है, तभी ये नंबर कट हो पाएंगे। कैसे होंगे? सपोज मैं कट नहीं करी, मैं इस 4 को भी इस साइड ले गई, तो ये +4 हो गया, ये 4 के साथ 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास ये नंबर एक जगह प्लस होता और दूसरी साइड मेरे पास नेगेटिव होता, तो इस नंबर को जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर ऐड होंगे, अब ये कट नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके सिंबल सेम हो गए। ये मेरे पास 2 माइनस 8 बन जाएगा, दैट्स -6। ठीक है, तो वो कट कब होते हैं? जब दोनों साइड सिंबल सेम हो। सपोज अगर ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में होता, इस तरह से कुछ दिया होता, यहाँ पे मैंने 2 पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव साइन मैंने आगे लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव। अब 2 को कैंसिल करोगे तो ये नेगेटिव साइन बचेगा। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझ आ गया? ये क्वेश्चन सबको, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे ना, फंक्शन गिवन था f ऑफ x, तो आपको f ऑफ 3 f ऑफ 2 ऐसे फाइंड आउट करना होता था। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फंक्शन h की टर्म में गिवन है h ऑफ x, तो आपको h ऑफ 1 by 2 फाइंड आउट करना है। अब जो वैल्यू आएगी उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ ऑफ h ऑफ हाफ। तो आंसर इसका -7/8 है। कैसे आया देखते हैं। सबसे पहले h ऑफ 1 by 2 फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आएगा? 1 by 2 का स्क्वायर -2, 1 by 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 by 4 -2, सो 4 एलसीएम 1 -8, तो h ऑफ 1 by 2 मेरे पास -7/4 आ गया। अब मुझे हाफ h ऑफ हाफ फाइंड आउट करना था, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो।